रोजगार गेटवे अकेडमी पर आपका स्वागत है। यूपी टेट 2026 सीडीपी का जो बैच है उसमें आज हम शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया करेंगे कि जो शिक्षण है और अधिगम है उसके लिए एक टीचर को किन किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें हम आज जो अपनी विषय सूची बनाकर लाए हैं उसमें 6 टॉपिक हैं आपके। सबसे पहला है कि शिक्षण क्या होता है, दूसरा शिक्षण कौशल क्या होता है, तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, चौथी है शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, पांचवा शिक्षण रणनीति कि जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो उसे किस रणनीति का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो उसके सामने अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन्हें उस टीचर का पढ़ाया हुआ पूर्णतः समझ में आए। फिर है शिक्षण रणनीति के प्रकार कि कितने प्रकार की शिक्षण रणनीतियां हो सकती हैं, क्योंकि मुख्यतः जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, संस्कृत ये सब्जेक्ट होते हैं और जो बच्चा प्राइमरी लेवल पर है तो उस समय पर उसके जो है ईवीएस सब्जेक्ट होगा। तो टीचर को इन सब सब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए अपनी अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए शिक्षण की रणनीति को भी अनेक भागों में बांटा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बुनियादी प्रक्रिया वो हम अब शुरू करेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी अक्सर सीखने के विशेष तरीकों को पसंद करते हैं। जो भी बच्चे हैं वो सीखने के विशेष प्रकार के तरीके ही पसंद करते हैं जो सोचने, संबंध बनाने और सृजन करने के विभिन्न तरीकों को दर्शाते हैं, क्योंकि हर बच्चा नए चीज को सीखने की तरफ ही उत्साहित होता है। बच्चा ये नहीं चाहता कि सामने खड़ा होकर के टीचर बोले और चला जाए। वो विशेष प्रकार की तकनीकों से ही पढ़ना चाहता है ताकि वो सोच सके और जो टीचर बोल रहा है उस विषय से अपना संबंध बना सके और अपनी क्रिएटिविटी को भी, अपनी सृजनात्मकता को भी बाहर निकाल सके। तो जो सोचने, संबंध बनाने और सृजन करने के विभिन्न तरीकों को दर्शाते हैं, ऐसे विशेष तरीकों को जो है शिक्षार्थी पसंद करते हैं। सीखने की शैलियों की अवधारणा यह बताती है कि छात्र जानकारी प्राप्त करने और व्यक्त करने के अपने पसंदीदा तरीकों में भिन्न होते हैं। हर एक बच्चे की पसंद अलग अलग होती है। जो सीखने की शैलियां हैं उसमें हर बच्चा अलग अपना इंटरेस्ट रखता है। हर बच्चे की जानकारी प्राप्त करने की और व्यक्त करने के अपने पसंदीदा तरीके होते हैं। हर बच्चे के भिन्न होते हैं। जैसे अगर साइंस का बच्चा है तो वो लैब्स में जा करके अपना जो है प्रैक्टिकल करना ज़्यादा पसंद करेगा और जो भी उसके सामने प्रयोग होंगे उनको वो प्रैक्टिकल लैब में जा करके ही करेगा अपने एक्सपेरिमेंट्स। और जो उसका बच्चा है, मान लीजिए हिस्ट्री का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि अगर उसके सामने उसका टीचर लाल किले के बारे में बताने लग जाए तो वो ये चाहेगा कि वो एक बार लाल किला जा करके भी देखे। तो दोनों बच्चों के बीच में क्या है, अंतर है। हिंदी वाला बच्चा ये चाहेगा कि उसे बोर्ड पर अच्छे से पिक्टोरियल ग्राफ बना करके, फ्लो चार्ट बना करके टीचर समझाए ताकि उसे सारी संधि समास जो है आसानी से शॉर्टकट वे से याद हो जाए। तो तीनों प्रकार के बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग हुआ। इसीलिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों और गतिविधियों का
प्रयोग करना चाहिए ताकि विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बच्चे की अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है पसंद होती है कि वो किस रणनीति से पढ़ना चाहता है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो उन्हीं की इंटरेस्ट के अनुसार रणनीति बनाए अपने पढ़ाने की, और उसमें जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्लूड करे ताकि विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विविध आवश्यकताएं हैं कक्षा में जो इंडिविजुअल बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी की जरूरतों को पूरा करना, और प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर मिले ताकि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले। और कैसा अवसर? प्रभावी, जो उस पर प्रभाव डाले, क्योंकि हर बच्चा जो है अपने मन के अंदर इंटरेस्ट रखता है कि भाई हाँ वो इंटरेस्ट से पढ़ना चाहता है। अब ये टीचर के ऊपर है कि वो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता है या बोरिंग वे से पढ़ाता है। तो एक टीचर को चाहिए कि वो अपनी डिफरेंट टाइप की रणनीतियां और गतिविधियां बनाए। उसके लिए टीचर को अपने माइंड के अंदर कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी सब, जैसे कि टीचर को जो है एक्विजिशन अपनानी होगी कि भाई बच्चा को जो वो समझा रहा है पढ़ा रहा है वो उसको एक बार जो का जो अपने अंदर ग्रहण करे। एक्विजिशन यानी कि बच्चा अपने अंदर उसको ग्रहण करे, उसको इस तरीके से समझाना है। फिर बच्चे को उसे लर्न करना भी सिखाना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब बच्चा बैठेगा तो लर्न करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, जब टीचर अपना सिलेबस करवाता है तो उसे करवाने से पहले उसे खुद भी अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि भाई आज उसे ये करवाना है, कल ये करवाएगा, परसों ये करवाएगा। उसी तरीके से बच्चों को भी सिखाना होगा कि वो अपने सिलेबस को कैसे ऑर्गेनाइज करें कि भाई उन्हें जो है एग्जाम टाइम में सारा सिलेबस जो है टिप्स पर लर्न हो, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। फिर है रिकवरी। आप रिकवरी को ऐसे देखिए कि कितना माइंड के अंदर बच्चा जो है अपने माइंड के अंदर कंज्यूम करके रखता है सिलेबस को, तो ये चीज भी जो है बतानी आनी चाहिए कि अगर बच्चा मान लो भूल जाए तो वो अपने शॉर्टकट नोट्स से दोबारा से जो है रिकॉल कर ले अपने सिलेबस को, और जो टीचर करवा रहा है वो उसका बेहतरीन तरीके से अपने दैनिक जीवन में भी यूज करना जाने, और जब एग्जाम में बैठा हुआ हो तो उसमें भी वो जो है अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाए। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसको बच्चा कितना ट्रांसफॉर्म, कितना अपनी अकॉर्डिंग बदलाव कर पाया है। ये नहीं होना चाहिए कि एक टीचर बच्चों को सिखाए कि जैसा मैंने तुम्हें लिखवाया है तुम वैसा ही याद करो, बिल्कुल डिट्टो, एक कोमा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हारे नंबर काट लूंगा या काट लूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखानी चाहिए कि भाई आप खुद से कितना परिवर्तन ला करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तुम्हें जो है रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर है शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण तो एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक अनुभवी है ये व्यक्ति यानी कि टीचर शिक्षार्थियों को उनके व्यवहार, समझ, कौशल और दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाने में मदद करता है। जो शिक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो अनुभवी होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, एक वो होते हैं जो LKO होते हैं, लेस नॉलेजेबल अदर होते हैं, जिन्हें स्टूडेंट कहते हैं। जो अनुभवी है टीचर है वो अपने बच्चों के व्यवहार में, समझ में, कौशल में यानी कि स्किल में, दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, और वो परिवर्तन होते हैं वांछित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो बच्चे के जीवन में सुधार ला सके। वांछित परिवर्तन यानी कि ऐसे परिवर्तन जो बच्चे के जीवन में सुधार ला सके ताकि वे अपने परिवेश में प्रभावी ढंग से ढल सके। भाई एक टीचर यही तो चाहेगा कि उसका जो स्टूडेंट है वो स्कूल में
प्रभावी ढंग से ढल सके। ये नहीं कि स्कूल में आया और उसका स्कूल में मन ही ना लगे और कार्य कर सके। कि स्कूल में अगर बच्चा आया है तो कक्षा में बैठा है तो इतनी रोचक उसे कक्षा लगनी चाहिए कि बच्चा अपनी क्लास के हर सब्जेक्ट का कार्य बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कर सके। फिर है शिक्षण शिक्षार्थियों की भावनाओं, विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। जो एक पढ़ाने की प्रक्रिया है जिसे हम शिक्षण कहते हैं, वो शिक्षार्थी की भावनाओं को, उसके विचारों को यानी कि थॉट्स को और कार्यों को भी प्रभावित करती है। अगर एक टीचर बड़े प्रभावी ढंग से, रोचक ढंग से पढ़ा रहा है तो उससे बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है, जिसके कारण उसके अंदर मोटिवेशन की भावना जागृत होती है और कॉन्फिडेंस के विचार जो हैं उसके मन में आते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाता है। अब अगर एक टीचर है वो अपने बच्चों को प्रोजेक्टर पर महाराणा प्रताप की कहानियां दिखाएगा, उनकी कोई स्टोरी दिखाएगा, तो बच्चे उससे मोटिवेट होंगे, बच्चे वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, वीर और पराक्रमी। तो उनके अंदर जो भावनाएं होंगी वो वीरों की तरह पैदा हो जाएंगी और विचार भी वीरों की तरह, महाराणा प्रताप जैसे वीर की तरह कार्य करने के लिए उसका जो है विचार बन जाएंगे। और सुनियोजित अंतः क्रियाओं और गतिविधियों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जो शिक्षण है उसमें अगर बच्चे की भावनाओं पर, विचारों पर, कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है तो वही टीचर भी अपने द्वारा किए गए कार्यों को बच्चे के सामने रखने के लिए सुनियोजित अंतः क्रिया करे, यानी कि सुइटेबल इंटरेक्शन बच्चों के साथ करे, बच्चों के विचारों को सुने, और वो भी हर बच्चे के विचारों को सुनना जरूरी है। अगर टीचर अपने बच्चों के सभी विचारों को सुनता है और अपनी समझ के अनुसार सही प्रतिक्रिया भी करता है और बच्चों को जो है उचित एक्टिविटी भी देता है, तो उससे जो है शिक्षण बहुत प्रभावशाली बनता है। और ये गारंटी है कि जब एक टीचर इस प्रकार की शिक्षण का प्रयोग करेगा तो उसकी कक्षा का कोई भी बच्चा अपने इंटरेस्ट को नहीं खोएगा और एग्जाम टाइम में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। इन सब चीजों के द्वारा जो है बच्चों की असफलता को भी रोका जा सकता है, क्योंकि बच्चे को उसी के दृष्टिकोण, समझ, कौशल के आधार पर पढ़ाना, उसके अंदर मोटिवेशन, जो भावनाएं हैं मोटिवेशनल, वो पैदा करना, मोटिवेशन विचार पैदा करना, अच्छे कार्य करना और उसके साथ अच्छे से इंटरेक्शन करना, इन सब चीजों के द्वारा जो है हम बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, वांछित परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे बच्चा अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करे। फिर है हमारे पास कुछ प्रख्यात विचारक थे जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में कार्य किए। ऐसे विचारक थे ये जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स पर ही प्रयोग करके अपने अपनी परिभाषाएं दी, ताकि जो आगे आने वाले टीचर्स हैं जो उन्हें पढ़े उन्हें मदद मिले इन विचारकों से। इनमें सबसे पहले थे एडमंड एमिडॉन। एडमंड एमिडॉन जो विचारक थे, उनका विचार था कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है, यानी कि संवाद होते हैं शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर, जिसमें टीचर भी अपने स्टूडेंट्स से बोलता है और स्टूडेंट्स को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपने टीचर से बात करते हैं। तो इसमें जो है संवाद होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और माध्यम बनेगा करिकुलम, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कक्षा में बातचीत होती है और यह कुछ निश्चित परिभाषित गतिविधियों के दौरान घटित होती है। वो गतिविधि है जब टीचर अपना करिकुलम करवा रहा होता है तो बच्चों के सामने एक्सप्लेन भी करेगा, वो व्याख्या भी देगा, एक्टिविटी भी बच्चों को देगा और बच्चों को प्रोजेक्टर्स भी देगा। तो इन सब चीजों के द्वारा जो है शिक्षक में और स्टूडेंट्स में जो है विचार विमर्श होता है, कक्षा के बीच में बातचीत होती है। इसे ही जो है हम संवादात्मक प्रक्रिया कहते हैं कि शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से
शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कक्षा में बातचीत होती है और यह कुछ निश्चित परिभाषित गतिविधियों के दौरान ही घटित होती है। फिर है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में देखिए क्या है, जो हमारे पहले थे उन्होंने तो कहा कि भाई शिक्षण जो है एक संवादात्मक प्रक्रिया है। फिर आए हमारे H.C. मॉरिसन, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो मॉरिसन। इनका तो ये मानना था कि जो बच्चा है उसके लिए उसका टीचर जो है वो इतना बड़ा गुरु होता है उसका, कि उसको जो ज्ञान वो दे रहा है वो जादुई चिराग के जैसा है। वो अलादीन का जादुई चिराग देखा होगा ना आपने, कि एक टीचर जब अपना ज्ञान बच्चे को देता है तो वो इस तरीके से देता है कि वो अपना जादुई चिराग उसे दे रहा है। आगे उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो उस ज्ञान रूपी चिराग के द्वारा अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जो जीवन में उसके अंधकार होगा वहां पर वो रोशनी फैला पाएगा अपने उस ज्ञान के द्वारा जो उसे टीचर से मिला है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर अब हम इनकी विचार समझते हैं कि क्या है। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है, जिसका उद्देश्य बाद वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बाद वाला कौन? एक स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है और ये अधिक परिपक्व और कम परिपक्व के बीच में होता है। अधिक परिपक्व हुआ टीचर, कम परिपक्व हुआ स्टूडेंट। फिर है आपके क्लार्क। क्लार्क जो थे उनका मानना था कि शिक्षण से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए तैयार और निष्पादित की जाती है। कि शिक्षण तो ऐसी गतिविधि है जिसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए तैयार किया जाता है और उन पर लागू की जाती है। निष्पादित यानी कि लागू की जाती है बच्चों पर शिक्षण की प्रक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स। अगर बच्चे के व्यवहार में सही सेटिंग कर दी जाए, जो कि हम अपने एंड्रॉइड फोन्स में करते हैं, तो और वो अच्छे से चलना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों की सेटिंग ठीक की जाती है व्यवहार की, और वो उचित व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। फिर है आगे शिक्षण कौशल। तो देखिए एक यादगार और प्रभावी शिक्षक विषय ज्ञान को सुविकसित शिक्षण कौशल के साथ ही जोड़ता है। जो एक याद करने लायक टीचर होगा ना, जिसको बच्चे उसके यानी कि जाने के बाद भी याद रखेंगे, इतना प्रभावी जो शिक्षक होगा उसके अंदर एक बात होगी कि वो अपने विषय के ज्ञान को बहुत अच्छे से जानता होगा और उसके जो शिक्षण कौशल होगा ना वो इतना अधिक सुविकसित होगा कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ उसकी क्लास को अटेंड करेंगे। ये ही एक यादगार और प्रभावी शिक्षक का गुण होता है कि उसको अपने विषय की पूरी जानकारी होती है और अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने वो जो है बड़े अच्छे कौशल के साथ जो है अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता है। बहुत सुविकसित ज्ञान होता है उसके अंदर। वो अपनी लाइफ से जोड़ करके भी, विभिन्न कहानियों को बता करके भी जो है अब सब्जेक्ट को समझाता है। N.L. गेज एक आपके विचारक हुए हैं। उनके अनुसार शिक्षण कौशल वे विशिष्ट शिक्षण गतिविधियां और प्रक्रियाएं हैं। विशिष्ट यानी कि बहुत विशेष प्रकार की एक्टिविटीज हैं और प्रक्रियाएं हैं, ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये शिक्षण के चरणों या कक्षा अभ्यास के निरंतर प्रवाह से संबंधित है। जब भी कक्षा में कोई शिक्षण गतिविधि करवाई जाती है, प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं, तो उस टाइम पे शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रयोग करेगा और शिक्षण प्रक्रियाओं में जो है विभिन्न प्रकार के चरण और अभ्यास कार्य होते हैं जो निरंतर दिए जाते हैं, जिससे कक्षा आगे से आगे बढ़ती रहे। टीचर ने अगर कक्षा में बोर्ड पर काम करवा दिया है तो वो बच्चों को कहेगा कि इसे नोट करो,
बच्चे उसे नोट कर लेंगे, फिर वो कहेगा कि कल इसको लर्न करके आना या इसको रिवाइज करके आना। अगले दिन बच्चे रिवाइज करके आएंगे, तो टीचर अपने पिछले दिन जो उसने काम करवाया था उस विषय के बारे में कुछ प्रश्न अपनी कक्षा में बच्चों से पूछेगा, फिर अपने विषय को आगे बढ़ाएगा, फिर से ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, फिर से बच्चों को काम नोट करने के लिए कहेगा और फिर कहेगा कि इसको घर से तैयार करके आना। तो ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। तो एक यादगार और प्रभावी शिक्षक विषय ज्ञान को सुविकसित शिक्षण कौशल के साथ जोड़ता है। एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वे विशिष्ट शिक्षण गतिविधियां और प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये शिक्षण के चरणों या कक्षा अभ्यास का निरंतर प्रवाह करते हैं। देखिए, ये जो एक बुक है, इस बुक को मान लीजिए हर एक विषय की बुक है ये। इस बुक में से ये पेड़ निकला हुआ एक बड़ा, ये शिक्षण कौशल कहाँ से आया है? बीज क्या था इसके लिए? एक पुस्तक थी। उस पुस्तक को जो है एक ये मोर नॉलेजेबल पर्सन ने पढ़ा, गहन अध्ययन किया और उसको गहन अध्ययन करने के बाद, सुविकसित करने के बाद उसे इतना कौशल प्राप्त हो गया कि वो शिक्षण कौशल को पूर्ण रूप से अपने अंदर डेवलप कर पाया। एक ही वो पूरा वृक्ष बन गया उसके अंदर, और फिर वो एक यादगार और प्रभावी शिक्षक बन पाया क्योंकि उसने अपने बच्चों को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया कि उसके जो स्टूडेंट है वो उसे उसके जाने के बाद भी याद करते हैं कि हमारे टीचर ने हमें ये चीज बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई थी, इसी वजह से हमें आज भी याद है। तो अब आगे देखिए, आगे है शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले शिक्षण कौशल क्या है। जब एक शिक्षक अपने अंदर शिक्षण कौशल का विकास करता है तो उसके शिक्षण कौशल में कोई एक ही गतिविधि नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है उसके शिक्षण कौशल में देखने को मिलती हैं। अब इसमें देखिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो सामान्य है, यानी कि जो सबके लिए ही जरूरी है, रूप से उपयोग किए जाने वाले शिक्षण कौशल क्या है। ये वे शिक्षण कौशल हैं जो हर विषय में प्रयोग होंगे, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, मोरल साइंस हो या जीके हो। ये वो सामान्य कौशल हैं जो हर टीचर प्रयोग करेगा। सबसे पहले आता है इसमें उत्तेजना भिन्नता। भाई हर एक स्टूडेंट के अंदर जो है अपनी भावनाएं हैं, हर भावना से वो अपना कार्य कर रहा है बच्चा जो भी बैठा हुआ है, तो हर बच्चे के मन की उत्तेजना भिन्न भिन्न होगी। तो बच्चे की जो अपने अंदर उत्तेजना है, उन भिन्न भिन्न उत्तेजनाओं को जान करके टीचर को कक्षा में पढ़ाना चाहिए और फिर उसे जो है अपने स्टूडेंट्स के अनुसार ही अपना सेट तैयार कर लेना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि टीचर जो है अपना कि उसे क्या पढ़ाना है उस विषय को वो पहले से ही जान लेता है और फिर उस विषय के जो है अनेक प्रकार के सेट बना लेता है हर चैप्टर के, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। ध्यान देने का व्यवहार, जो बच्चा है उसके ध्यान देने के व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा और उसके लिए टीचर को इतने प्रभावी ढंग से पढ़ाना होगा कि हर बच्चा जो है उसके पढ़ाने की ओर ध्यान दे। फिर है ध्यान और जुड़ाव, उत्तेजा भिन्नता, यानी कि अगर बच्चा मान लीजिए आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हो और इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप उसके लिए प्रोजेक्टर चला दो, प्रोजेक्टर पर उसे एक्टिविटी करके दिखा दो, वीडियो चला दो और उससे जो है बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा। तो आपने उसके ध्यान को अपनी तरफ जोड़ने के लिए क्या किया है, आपने अपना वे ऑफ टीचिंग ही चेंज कर दिया। पहले आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे थे, अब आप प्रोजेक्टर पर वीडियोस का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी टीवी देखने के शौकीन होते हैं। फिर है संचार और परस्पर क्रिया,
एक टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स से लगातार बातचीत करता रहे, उनके साथ परस्पर घुले मिले, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को अपने जैसा ही समझे, उसे कोई अजूबा ना समझे या उसे किसी प्रकार का डर महसूस ना करे। मौन और गैर मौखिक संकेतों के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। जब दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो मौन और गैर मौखिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में एक जगह पर तो बोलने वाली होती है लेडी और एक जगह पर वो इशारे करने वाले होता है, जो एंकर होता है वो इशारे कर करके बताता है। वो इशारे करने वाला उन बच्चों के लिए होता है जो सुन नहीं सकते, सॉरी मैंने दृष्टिबाधित बोल दिया था, जिन्हें सुनाई नहीं देता वो। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए इशारों में बातचीत की जाती है मौन और गैर मौखिक तरीके से। फिर है व्याख्या देना, एक नियंत्रित कौशल के रूप में माना जाता है व्याख्या देना। सबसे पहले टीचर यही करता है कि भाई वो जाता है क्लास में और अपने लेक्चर देता है। लेक्चर मेथड ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, इसमें टीचर ही बोलता है, बच्चे कुछ करते ही नहीं है। तो व्याख्या देना भी एक तरीके का जो है कौशल है कि अच्छे से व्याख्या दी जाए। अगर व्याख्या मान लीजिए समझ में नहीं आ रही तो मीडिया चेंज कर दो, ब्लैक बोर्ड से प्रोजेक्टर की वीडियोस पर चले जाओ, ठीक है। फिर है संचार की पूर्णता, जो भी आप बच्चों को दो उससे रिलेटेड बच्चों से प्रश्न पूछो, अगर बच्चों को उत्तर नहीं आ रहे तो दोबारा से जो है उनको समझाओ, उनको गृह कार्य दो, और जब वो घर से आए स्कूल में नेक्स्ट डे तो वो जो कार्य उनको दिया है उसके भी प्रश्न उनसे पूछो। इससे संचार में पूर्णता बनी रहती है। जब भी आप कक्षा में पढ़ाओ तो बच्चों को पढ़ाते समय बार बार पूछो, समझ में आया, समझ में आया, बार बार ये चीज आपको पूछनी चाहिए। कई बार तो आपको इंडिविजुअली बच्चों से भी पूछना चाहिए कि बेटे आपको समझ में आया है, ये होता है, ठीक है। फिर है प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण। प्रतिक्रिया में देखिए सुदृढ़ीकरण जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। प्रतिक्रिया क्या होगी, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये बच्चा है, ये बेचारा सोच रहा है मुझे समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, मैं टीचर को क्या कहूँ, हाँ में जवाब दूं या ना में जवाब दूं, तो ये विचार बच्चे के मन में आ जाता है। तो जब बच्चा अपने विचार रखेगा आपके सामने आपका पढ़ाने के बाद, तो वो होगी प्रतिक्रिया। अब वो अगर हाँ में जवाब दे रहा है तो भी सुदृढ़ीकरण है, क्योंकि भाई बच्चे को समझ में आ गया, और अगर ना में जवाब दे रहा है तो भी सुदृढ़ीकरण है, क्योंकि बच्चे ने ध्यान तो दिया, समझ में नहीं आया वो अलग बात है, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। फिर जब दोबारा समझाने पर बच्चे को समझ में आ जाता है, फिर आता है अंत में समापन। आप लेक्चर को खत्म भी तो करोगे, आप ये कहोगे कि आज का लेक्चर यहीं तक था, आप ये रिवाइज करके आना, और समापन करते समय आप पूरे लेक्चर को जो है एक बार और शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर देते हो, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर। अब है पुनरावृत्ति और समीक्षा। भाई नियोजित होनी चाहिए पुनरावृत्ति भी। जो पुनरावृत्ति है यानी कि दोबारा से जब रिकॉल किया जाता है, समीक्षा ली जाती है सारे चैप्टर की, तो उसमें जो है बच्चों से पूछना चाहिए प्रश्नों को, ताकि पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया है। और वो पुनरावृत्ति बिल्कुल सुनियोजित होनी चाहिए। आपने जो कक्षा में समझाया है उसी से रिलेटेड जो है आपको प्रश्न पूछने चाहिए। अब प्रश्नीकरण और दृष्टांत भी है, बच्चों से प्रश्न पूछोगे, उनके विचार देखोगे कि क्या आ रहे हैं प्रश्नों से रिलेटेड, दृष्टांत क्या बन रहा है उनका, किस दृष्टि से उन्होंने प्रश्नों को समझा, ये उनका दृष्टांत हुआ। कोई बच्चा तो ऐसा होगा कि एक शब्द बोलेगा, कोई बच्चा ऐसा होगा कि पूरा आपको एक्सप्लेन करके भी बता देगा। तो ये हुआ बच्चों की अपने अपने दृष्टांत। सक्रिय प्रश्नीकरण होना चाहिए, एज एक्टिव प्रोबिंग क्वेश्चनिंग कल्चर।
लगातार आप जो भी समझाओ बोर्ड पर उसके बार बार प्रश्न पूछते रहो। विविध प्रश्न कौशल होने चाहिए। आप हल्के क्वेश्चन भी पूछो और कठोर क्वेश्चन भी पूछो बच्चों से। हल्के वाले उन बच्चों से पूछो जो थोड़ा लेट समझते हैं, और टफ क्वेश्चन उन बच्चों से पूछ लो जो कि प्रभावशाली बच्चे हैं। उच्च स्तरीय प्रश्न पूछना, जो उच्च स्तरीय प्रश्न हैं या प्रभावी प्रश्न हैं वो उन बच्चों से पूछे जाते हैं जो बच्चे कक्षा में टॉप लिस्ट में होते हैं, ताकि उनसे उन क्वेश्चंस के आंसर जान करके दूसरे बच्चे भी नोट कर सके। और इससे क्या होगा, जो बच्चा प्रभावशाली बच्चा है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं उस बच्चे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने ठीक किया है, मेरे टीचर को अच्छा लगा है। और टीचर को चाहिए कि जब बच्चा प्रश्नों के उत्तर दे तो उसकी वाहवाही करे। ठीक है। दृष्टांत और उदाहरणों का कुशल प्रयोग। एक टीचर को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने उचित दृष्टांत रखे किसी भी विषय के, यानी कि इम्पोर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो, और उदाहरण के द्वारा भी जो है विषय को समझाए। टीचर अपने बच्चों से प्रश्न कर सकता है, सक्रिय रूप से लगातार प्रश्न करता रहे। प्रश्न निम्न स्तर का भी हो सकता है, उच्च स्तर का भी हो सकता है, प्रभावशाली भी हो सकता है। प्रश्न तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है। अब आगे वो अपने जो बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसे जो है उचित प्रकार के उदाहरण और नोट्स, रिजल्ट्स का प्रयोग करके जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये कौशल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जीवंत और प्रभावी बनाते हैं। अगर एक टीचर इन कौशलों का प्रयोग करे तो उससे उसके जो स्टूडेंट होंगे वो जो है बहुत प्रभावित होंगे, और इससे जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है बहुत प्रभावी बनती है। तो जो शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया है उसमें आगे है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखिए, ये टीचर बैठी हुई है और ये स्टूडेंट है। तो टीचर क्या करेगा, इस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, संज्ञानात्मक विकास करेगा इसका। देखिए ग्राफ जो है मस्तिष्क में ऊपर की तरफ गया हुआ है। ठीक है। इसे जो है हर प्रकार की जानकारी एक जो है टीचर देगा, और ये एक टीचर देगा इस बच्चे को, और ये स्टूडेंट जो है ये भी बहुत ही ध्यान से अफेक्टिव वे से जो है पढ़ रहा है। दिख रहा है ये टीचर बोल रही है और ये स्टूडेंट जो है इसे सॉल्व कर रहा है। तो टीचर इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रही है और ये भी बहुत इफेक्टिव वे से जो है पढ़ रहा है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखिए अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अंतःक्रियात्मक गतिविधियों की एक श्रृंखला है जिसमें शिक्षण गतिविधियों को इस प्रकार से तैयार और कार्यान्वित करते हैं जिससे शिक्षार्थी की समझ विकसित हो सके, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। अब ये टीचर क्या कर रही है भाई, इसको एक गतिविधि दे रही है ताकि इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। अंतःक्रिया दोनों के बीच में हो रही है जिससे शिक्षार्थी की समझ विकसित कर सके, कौशल प्राप्त कर सके और व्यवहार में परिवर्तन ला सके। शिक्षण का उद्देश्य संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावनात्मक यानी कि इमोशनल, मनोप्रेरक यानी कि साइकोलॉजिकल क्षमताओं का विकास करना है। जो शिक्षण है जब वो बच्चे को दिया जाता है, एक टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है तो वो उसका संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं का विकास करता है। संज्ञान कैसे होगा, जब अच्छे से पढ़ाएगा, उसको बार बार समझाएगा, पढ़ाएगा, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा, उसको मोटिवेशन देगा, तो उससे उसकी समझ विकसित होगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। अधिगम शिक्षार्थी में शिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है। शिक्षण से जो है बच्चे के अंदर स्थायी परिवर्तन आता है, और अगर स्थायी परिवर्तन आ रहा है तो शिक्षण अच्छी तरीके से किया जा रहा है। अतः शिक्षण और अधिगम
अविभाज्य और सतत प्रक्रियाएं हैं कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहे हैं और टीचर और स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ये एक अविभाज्य प्रक्रिया है, यानी कि आप इसे तोड़ नहीं सकते हो। ये एक ऐसा बांध है जो टीचर से स्टूडेंट के बीच में बनता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार बनता रहता है। टीचर लगातार समझाता है, स्टूडेंट लगातार समझता है। तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो तोड़ी नहीं जा सकती और ये लगातार चलती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक विकास करना होता है। ठीक है, अब है प्रभावी शिक्षण और अधिगम को निर्देशित करने वाले सिद्धांत। ये टॉपिक जो है हम कल करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास हुई है बुनियादी प्रक्रिया की, जो शिक्षण और अधिगम के लिए होती है। नेक्स्ट हम जो आगे की अभी क्लास करेंगे उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।